हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव केएलडीएवी पीजी कॉलेज रुड़की अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी ने पिछली प्रेजेंटेशन में ये डिस्कस किया था कि अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं, उसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं, एक टीचर मेड टेस्ट में और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या अंतर होता है। अपनी आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि एक उत्तम परीक्षण के अंतर्गत वो कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं जो कि उसे एक उत्तम परीक्षण की श्रेणी में रखती हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने का प्रयास करूंगी कि एक इवैल्यूएशन टूल वास्तव में होता क्या है, एक टेस्ट क्या होता है। तो उसके बारे में हम ये इस प्रकार से समझ सकते हैं। एन इवैल्यूएशन टूल में बी डिफाइंड एज अ सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ इंटेलिजेंटली एंड साइंटिफिकली डिजाइन टू इवैल्यूएट व्हाट इज रिक्वायर्ड। वास्तव में मूल्यांकन का एक उपकरण बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक तथा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित किए जाने वाला एक परीक्षण होता है, एक उपकरण होता है जो कि उस चीज को मूल्यांकित करता है जिस चीज को मूल्यांकित करने के लिए इसे बनाया गया है। तो परीक्षण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व होता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या किसी चीज के लिए हम कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं तो हमें उस समय एक मूल्यांकन के उपकरण की आवश्यकता होती है और ये मूल्यांकन का उपकरण ही टेस्ट कहलाता है। मूल्यांकन के उपकरण के अंतर्गत कुछ विशेषताओं का होना बहुत आवश्यक है। जब भी हम मूल्यांकन करने जाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि वो कौन-कौन सी विशेषताएं हैं जिनका सहारा लेकर के हम किसी अच्छे उपकरण का चयन कर सकते हैं या हम अपना उपकरण बना सकते हैं। तो सेलेक्टिंग अ प्रॉपर टूल इज द बेस फॉर एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन। जब हम किसी भी मूल्यांकन के लिए एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं, वास्तविक रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रॉपर टूल का चयन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन टूल शुड पॉजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी प्रकार के इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, रेटिंग स्केल हो, इन्वेंट्री हो, कोई भी मूल्यांकन का जो भी उपकरण होता है उसके अंतर्गत कुछ विशेषताओं का होना बहुत आवश्यक होता है। जब ये विशेषताएं उसके अंतर्गत होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण एक उत्तम परीक्षण की श्रेणी में आता है। वैसे तो परीक्षण को उत्तम बनाने के लिए उसके अंतर्गत विविध प्रकार की विशेषताओं का होना आवश्यक होता है, परंतु जो प्रमुख रूप से 4 मेन विशेषताएं होती हैं, हम आज उन्हीं के विषय में डिस्कस करेंगे। वो 4 विशेषताएं हैं ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी वैधता, प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। तो जब ये चारों विशेषताएं किसी परीक्षण के अंतर्गत होंगी तभी हम उस परीक्षण को एक विशेष परीक्षण या उत्तम परीक्षण या गुड परीक्षण की श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक उत्तम परीक्षण की प्रथम विशेषता के विषय में डिस्कस करेंगे जो कि है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता। सीवी गुड महोदय ने ऑब्जेक्टिविटी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है। ऑब्जेक्टिविटी इन टेस्टिंग इज द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल एरर, पर्सनल बायस, दैट इज सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्कोरर। बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी जो टेस्ट की वस्तुनिष्ठता होती है उसे हम इस बात के हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी तत्व या कोई भी एक्सटेंट जो कि पर्सनल एरर से फ्री होता है, जिसमें कि पर्सनल एरर का कोई भी स्थान नहीं होता है, जो पर्सनल बायसनेस से दूर होता है, जिसके अंतर्गत पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता है और जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सब्जेक्टिविटी अर्थात आत्मनिष्ठता नहीं पाई जाती है, उसी परीक्षण को हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण की श्रेणी में रखेंगे। जब हम परीक्षण की ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो इस संबंध में 3 प्रकार की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स का तात्पर्य होता है कि पदों की वस्तुनिष्ठता। परीक्षण के अंतर्गत जो आइटम बनाए गए हैं, परीक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न हैं वो कितने वस्तुनिष्ठ हैं, उनमें कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, अर्थात वो आइटम जो हैं उनमें किसी प्रकार की भाषा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें क्लैरिटी कितनी है, जो करने वाला है उसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आइटम की ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत आवश्यक है।
दूसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग का तात्पर्य होता है कि कोई भी परीक्षण स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ऑब्जेक्टिव है, अर्थात जब हम उसका स्कोरिंग करते हैं, परीक्षण देने के बाद जब स्टूडेंट उसको सॉल्व कर लेते हैं और जब स्कोरिंग का नंबर आता है तो स्कोरिंग में कितनी वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो परीक्षण होता है उसको जब कोई एक व्यक्ति चेक करता है तो वो कुछ और नंबर देता है और कोई दूसरा परीक्षक जब उसको चेक करता है तो वो कुछ और नंबर देता है। तो इसका मतलब ये है कि उस परीक्षण में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। लेकिन परीक्षण तभी ऑब्जेक्टिव माना जाएगा जबकि उसकी स्कोरिंग में वस्तुनिष्ठता हो, अर्थात अगर दो भिन्न भिन्न व्यक्ति भी उसको चेक करें तो उसके नंबरों में समानता हो। तीसरे नंबर पे है ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट आइटम्स। बेसिकली जो टेस्ट आइटम्स होते हैं जब उन्हें हम एडमिनिस्टर करते हैं और उसके जो स्कोर आ जाते हैं उनकी जब हम व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या में कितनी वस्तुनिष्ठता होती है। कई बार व्याख्या करने में भी कोई किसी प्रकार से व्याख्या कर देता है, कोई किसी प्रकार से व्याख्या कर देता है, तो हम उस परीक्षण को ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे। तो इंटरप्रिटेशन में अर्थात अर्थापन में भी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जब इन तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कोई परीक्षण, इन तीनों ही कसौटियों पर कोई परीक्षण खरा उतरता है तो ही हम उस परीक्षण को एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहेंगे और बेसिकली एक उत्तम परीक्षण के अंतर्गत ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। परीक्षण की दूसरी विशेषता के रूप में रिलायबिलिटी आती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, अर्थात विचलन या विश्वास। सो इन मेजरमेंट रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी with which a test yields to same result in measuring whatever it does measure. What it means consistency in test score. जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो टेस्ट स्कोर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अर्थात बार बार परीक्षित किए जाने पर भी, बार बार एडमिनिस्टर किए जाने पर भी अगर टेस्ट स्कोर्स में कंसिस्टेंसी होती है, उनमें स्थिरता पाई जाती है, उनमें विचलन नहीं पाया जाता है, तो हम उसे एक रिलायबल परीक्षण या विश्वसनीय परीक्षण की श्रेणी में रखते हैं। जब भी रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कंसिस्टेंसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और कंसिस्टेंसी को डिफाइन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि बेसिकली जो परीक्षण की कंसिस्टेंसी होती है वो तीन प्रकार से जानी जा सकती है। कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंसी ओवर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कंसिस्टेंसी विद इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जब हम निश्चित अंतराल के बाद किसी भी एक परीक्षण के अंकों की कंसिस्टेंसी को देखते हैं, उसकी स्थिरता को देखते हैं, तो उसे हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। अर्थात आज हमने एक परीक्षण एडमिनिस्टर किया और 1 महीने बाद हम दोबारा जब उस परीक्षण को एडमिनिस्टर करते हैं और दोनों स्कोर के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में बहुत हाई सहसंबंध पाया जाता है, उनमें बहुत ही पॉजिटिव सहसंबंध पाया जाता है और बहुत ही उच्च स्तरीय सहसंबंध पाया जाता है, तो उसे हम कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। दूसरे नंबर की कंसिस्टेंसी है कंसिस्टेंसी ओवर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अर्थात उसी उपकरण के विविध रूपों के अंतर्गत कंसिस्टेंसी का, स्थिरता का पाया जाना। जब हम एक ही परीक्षण के 2 रूप बनाते हैं और वो 2 रूप बिल्कुल सेम होने चाहिए, सेम अर्थात उनका कठिनता का स्तर भी सेम होना चाहिए, उनकी विभेदकारी क्षमता भी सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स भी सेम होनी चाहिए। जब इस प्रकार के 2 हम इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं, 2 हम इस तरह के फॉर्म, 2 पैरेलल फॉर्म इस प्रकार के टेस्ट के हम बनाते हैं, तो उसे हम कंसिस्टेंसी ओवर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और इन दोनों ही परीक्षण को हम सेम सैंपल पर देते हैं, एक ही ग्रुप पर देते हैं और बाद में उनका हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अर्थात उनका हम सहसंबंध गुणांक जानने की कोशिश करते हैं, उनके अंतर्गत हम सहसंबंध निकालने की कोशिश करते हैं और वो सहसंबंध अगर पॉजिटिव पाया जाता है और वो भी बहुत उच्च स्तरीय पॉजिटिव पाया जाता है तो वो कंसिस्टेंसी ओवर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कही जाती है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी विद इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। अगला जो प्रकार है वो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर की कंसिस्टेंसी।
उसके अंदर की स्थिरता, अर्थात इसके अंतर्गत हम एक ही परीक्षण को दो भाग में विभाजित कर लेते हैं, जिसे हम स्प्लिट हाफ मेथड कहते हैं। स्प्लिट हाफ में हम इस प्रकार से स्प्लिट करते हैं कि एक परीक्षण में मान लीजिए 100 आइटम हैं, तो 50 को हम एक तरफ रखते हैं और 50 को एक तरफ। इसके भी कई प्रकार के तरीके हैं। नॉर्मली ऑड इवन भी हम कर सकते हैं, अर्थात ऑड नंबर्स के आइटम्स को एक तरफ और इवन नंबर के आइटम्स को एक तरफ। और वो दोनों ही प्रकार के जो ये ऑड इवन टेस्ट हैं, इनको हम सेम ग्रुप पर एडमिनिस्टर करते हैं और उन टेस्ट स्कोर्स में जब कंसिस्टेंसी पाई जाती है, सहसंबंध बहुत पॉजिटिव पाया जाता है, उच्च स्तर का पाया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, अर्थात कंसिस्टेंसी विद इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ कहा जाता है। तो कंसिस्टेंसी का निकालने के लिए हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, अर्थात रिलायबिलिटी के लिए आप कोई भी मेथड यूज करके किसी भी परीक्षण की रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता निकालने के लिए वैसे तो बहुत सारी सांख्यिकी विधियां होती हैं जो कि रिलायबिलिटी को निकालती हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है कि आप एक ही ग्रुप के ऊपर सेम टेस्ट को 2 बार एडमिनिस्टर कर दीजिए और उन दोनों के बीच में जो सहसंबंध आएगा, फर्स्ट टाइम जो आपने टेस्ट दिया है और जो सेकंड टाइम आपने टेस्ट दिया है, दोनों के बीच में जब आप सहसंबंध निकालते हैं और वो सहसंबंध, वो कोरिलेशन बहुत ही हाई लेवल का उच्च स्तरीय पाया जाता है, तो उसे हम रिलायबल टेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी मेथड यूज करके परीक्षण की रिलायबिलिटी को निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज में आने वाला तरीका है वो है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। परीक्षण की अगली विशेषता के रूप में उसकी वैलिडिटी आती है, अर्थात परीक्षण की वैधता। परीक्षण की वैधता का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी परीक्षण जिस गुण को या जिस ट्रेट को मेजर करने के लिए बना है, जिस चीज को मापने के लिए उसका निर्माण किया गया है, अगर वो उसी ट्रेट को मेजर करता है, अगर वो उसी चीज को मापता है, तो वो परीक्षण वैलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इफ वी वांट टू मेजर इंटेलिजेंस, द टेस्ट विल बी वैलिड इफ इट मेजर्स इंटेलिजेंस ओनली। अगर कोई परीक्षण बुद्धि को मापने के लिए बना है और वो सिर्फ बुद्धि को ही मापता है, तो ही हम उसे वैलिड परीक्षण की या एक वैध परीक्षण की श्रेणी में रख सकते हैं। तो वैधता परीक्षण की एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है। तो परीक्षण के लिए वैध होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षण की वैधता को निकालने के लिए बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि किसी भी परीक्षण की वैधता को निकालती हैं और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी परीक्षण वैध है या नहीं है। लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला तरीका है वो है कि किसी भी परीक्षण को जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, उसको जो एक ऑलरेडी टेस्ट बना हुआ है, जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बना है, उसकी वैधता के साथ हम उसका सहसंबंध निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो स्टैनफोर्ड विनय है, जो बुद्धि परीक्षण एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड बुद्धि परीक्षण माना जाता है और उस बुद्धि परीक्षण की ऑलरेडी वैधता साबित की जा चुकी है, तो उसको जब हम उसके संदर्भ में अपना बुद्धि परीक्षण कोई बनाते हैं और उसकी वैधता को स्टैनफोर्ड विनय की वैधता के संदर्भ में मेजर करते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं और वो कोरिलेशन बहुत ही पॉजिटिव पाया जाता है, हाई लेवल का पाया जाता है, तो उसे हम एक वैध परीक्षण की श्रेणी में रखते हैं। वैलिडिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन। वैलिडिटी जो होती है, परीक्षण की वैधता, हमेशा वो इस एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ a reasoning test may be highly valid to test reasoning but may not be that much valid to test verbal ability of the student। कोई भी परीक्षण जो रीजनिंग टेस्ट को मेजर करने के लिए बनाया गया है, वो उस परीक्षण की रीजनिंग टेस्ट को जब मापता है तो वो हाईली वैलिड हो सकता है, लेकिन जब वो उसी परीक्षण में जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होता है, अगर उसको मेजर करने लगता है तो उसका रिलायबल होना कोई आवश्यक नहीं होता है। तो पर्टिकुलर ट्रेट से भी संबंधित होता है। वैलिडिटी का कनेक्शन उस पूरे परीक्षण के एक पर्टिकुलर ट्रेट से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से हम वैलिडिटी को समझ सकते हैं। वैधता के साथ विश्वसनीयता का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण के साथ समझा सकती हूँ। जैसे कि आप एक घड़ी लेते हैं, मार्केट से एक आप घड़ी लेने जाते हैं, तो घड़ी का काम है टाइम बताना।
घड़ी जो है वो समय बताना उसका काम है, अर्थात उसका निर्माण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है? सही समय बताना। अगर कोई घड़ी रोज सही समय देती है, अर्थात वो शाम के 5 बजे रोज शाम को 5 बजे ही बजाती है, तो वो एक वैलिड घड़ी मानी जाएगी। लेकिन अगर वो शाम को 5 बजे रोज 5:15 बजाती है, अर्थात वो डेली 15 मिनट फास्ट हो जाती है और रोज वो 5:15 ही बजाती है, हर दिन 24 घंटे में वो 15 मिनट फास्ट हो जाती है, तो वो घड़ी विश्वसनीय तो है, क्योंकि वो सेम टाइम पे 15 मिनट आगे का समय बताती है। आप हर दिन आप जब उसको देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये 15 मिनट आगे का समय बता रही है, तो आप उस घड़ी को विश्वसनीय मानते हैं। लेकिन वो वैध नहीं, क्योंकि उसका काम है सही समय बताना और वो सही समय नहीं बता रही है। तो परीक्षण जो है वो विश्वसनीय हो सकता है और जरूरी नहीं है कि विश्वसनीय परीक्षण वैध भी हो, लेकिन एक परीक्षण अगर वो वैध है तो वो विश्वसनीय तो होगा ही होगा। तो वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना आवश्यक शर्त है, जबकि वो अंडरस्टूड है कि अपने आप ही विश्वसनीय होगा। लेकिन कोई भी परीक्षण अगर विश्वसनीय है तो वैधता उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। परीक्षण की अंतिम विशेषता के रूप में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का तात्पर्य होता है व्यवहारिकता, अर्थात इजीनेस। कोई भी परीक्षण कितना प्रैक्टिकल है, कितना उसको बनाने में और उसको एडमिनिस्टर करने में, उसका अर्थापन करने में कितनी सहजता है, इस चीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी हम किसी परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके कुछ बिंदु होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट का तात्पर्य होता है कि कोई भी परीक्षण मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आसान है, इजीली अवेलेबल हो जाने वाला है, बहुत महंगा तो नहीं है, कोई जो उसे यूज करना चाहता है वो आसानी से उसे यूज कर सकता है। अगर हम कोई परीक्षण बना रहे हैं तो वो कम पैसे में बनाने में समर्थ होना चाहिए। दूसरा है टाइम, अर्थात समय। किसी भी परीक्षण को बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, एक निश्चित समय में हम उस परीक्षण को बनाने के योग्य होने चाहिए। अगर किसी परीक्षण को बनाने में आप महीनों और साल लगा देंगे तो उस परीक्षण की उपादेयता खत्म हो जाती है। तो परीक्षण में समय भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी परीक्षण को एडमिनिस्टर करते हैं, उसे जब हम प्रशासित करते हैं, तो प्रशासित करने में बहुत ही सरलता होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आसानी से हम उसे एक समूह पे प्रशासित कर दें और समूह से हम कलेक्ट करके उसके रिजल्ट को हम सही ढंग से समझ सकें। अगली विशेषता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी परीक्षण जब हम देते हैं तो उसको सॉल्व होने के बाद हमारे पास कुछ स्कोर प्राप्त होते हैं। उन स्कोर्स की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि उन्हें प्रॉपर ढंग से इंटरप्रेट ना किया जाए, उनका अर्थापन ना किया जाए। तो अर्थापन करने के बाद ही उन स्कोर्स को वैल्यू मिलती है। तो परीक्षण का इंटरप्रिटेशन अर्थात अर्थापन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला जो प्रैक्टिकेबिलिटी का एस्पेक्ट है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई भी परीक्षण किसी निश्चित प्रतिनिधित्व सैंपल के लिए ही बनाया जाता है, किसी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए बनाया जाता है, तो वो उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में एप्लीकेबल हो, वहाँ पर एप्लीकेशन करने में, प्रयोग करने में उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, तभी जाकर के हम उस परीक्षण को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल परीक्षण कहेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिकेबिलिटी होती है, जो प्रैक्टिकेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी परीक्षण को उत्तम परीक्षण बनाने के लिए। तो इस प्रकार से किसी भी परीक्षण के लिए जो प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया वो थी आपकी ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, वैलिडिटी वैधता और प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात सहजता। तो इस प्रकार से ये 4 विशेषताएं प्रमुख रूप से होनी चाहिए जो कि किसी भी परीक्षण को एक उत्तम परीक्षण की श्रेणी में रखती हैं। थैंक यू वेरी मच।